प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के 16th लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्वांटम संख्याएं यानी क्वांटम नंबर्स पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में मुख्य बातें एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है इस रिवीजन के साथ साथ भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है, कि ये चार संख्याओं का समूह होता है। क्या होता है? चार संख्याओं का समूह होता है जो एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या देता है? पूर्ण जानकारी देता है उसकी। ठीक है, यानी उसकी पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, कौन से कक्षक के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है, उस कक्षक का प्रकार क्या है, उसका आकार क्या है और उसका विन्यास क्या है। ये सब कुछ जानकारी कौन देता है? हमें चार क्वांटम संख्याएं देती है। और उनमें से पहली क्वांटम संख्या जो है वो क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एन की जो वैल्यूज है वो 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है, 4, 5 से आगे तक हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि एन कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यानी 1 से ही स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 ये आगे तक वोल नंबर में ही चलेगी, इंटीजर्स में चलेगी, पॉजिटिव इंटीजर्स में चलेगी। ओके, अब मुख्य क्वांटम संख्या आपको जानकारी क्या देता है? तो देखिए कि एक तो ये मुख्य कोष के बारे में बताता है। अगर n = 1 है तो k मुख्य कोष है, 2 है तो l मुख्य कोष है। इसी तरह से आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक मुख्य कोष का आकार, कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी मुख्य कोष का आकार भी क्या है? बढ़ता जाएगा। और तीसरा जो है मुख्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ऊर्जा का फार्मूला जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, और एक है कि मुख्य कोष में कक्षकों की संख्या। किसी भी मुख्य कोष में कक्षकों की संख्या जो n² के बराबर होती है। और मुख्य कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, जैसे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो किसी मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ साथ के साथ मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ आपके लिए कि मुख्य क्वांटम संख्या n = 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया कि किसी मुख्य कोष में कक्षकों की संख्या क्या होती है? n² के बराबर होती है। और यहाँ पर n कितना दे रखा है? 3। यानी यहाँ पर ये पूछता है कि तीसरा जो मुख्य कोष है उसमें कितने कक्षक हो सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल है, n²। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, 3 9 हो गया। ठीक, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरी क्वांटम संख्या हमारे पास द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम भौम क्वांटम संख्या भी कह देते हैं, या एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको हम कह देते हैं। ये हमें क्या बताता है? एक तो मुख्य कोष में उपस्थित उपकोष कितने हैं। ठीक है, किसी भी मुख्य कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या बताता है। दूसरा कक्षकों का आकार, कक्षकों का शेप, यानी ये आपको एक जनरल शेप बता देगा ये। ठीक है, उसका जनरल आकार बता देगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे p ऑर्बिटल का सामान्य आकार ये बता देगा कि इस तरह से डंबल शेप का होता है। ठीक, लेकिन p के भी तो कई टाइप हैं, जैसे px है, py और pz। p कक्षक 3 टाइप के होते हैं। अब कौन सा कक्षक किस डायरेक्शन में फैला हुआ है वो आता है उसके अभिन्यास में, उसके ओरिएंटेशन के लिए जो आपको क्या चाहिए? चुंबकीय क्वांटम संख्या चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि कक्षकों का जो सामान्य आकार है वो कौन बताएगा? द्विगंशी क्वांटम संख्या। लेकिन उसकी ओरिएंटेशन यानी किस डायरेक्शन में कौन सा ऑर्बिटल फैला हुआ है, कौन सा कक्षक फैला हुआ है। जैसे px जो है वो इस तरह से, जैसे x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो x एक्सिस पे फैला हुआ है, y इस तरह से y एक्सिस पे फैला हुआ है, pz जो है इस तरह से z एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसके किस डायरेक्शन में फैला हुआ है, यानी उस चीज को हम कहते हैं विन्यास या ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के लिए आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या चाहिए, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, तो मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ किसकी? द्विगंशी क्वांटम संख्या की।
इसको हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक ही कोष से संबंधित उपकोषों की ऊर्जा ये बताता है कि जैसे आपके पास एक ही कोष में जैसे मान लीजिए 2s है, 2p है, ठीक है, तो इनकी ऊर्जा बताइएगा कि s की कम है, p की ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से 3s 3p 3d अगर है तो 3s की कम, 3p की उससे ज्यादा, 3d की उससे ज्यादा है, ठीक है। यानी हमारे पास s p d f अगर ये सारे एक ही मुख्य कोष के अंदर हैं तो इनकी ऊर्जा जो है इस तरह से बढ़ती जाएगी, सबसे कम s की, उसके बाद p की, उसके बाद d की, उसके बाद f की, ठीक। और कक्षक का कोणीय संवेग भी हमें कौन बताता है? द्विअंशी क्वांटम संख्या ही बताएगी। इसके लिए फार्मूला मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता भी चुका और यहाँ पर भी मैंने आपको लिख दिया है। अब देखिए कि हम बात करते हैं एल की वैल्यू की, यानी द्विअंशी क्वांटम संख्या अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू की। अब एल की जो वैल्यू है, यानी इस क्वांटम संख्या की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के n-1 तक हो सकती है। यानी n आपको गिवन होगा भाई कितना है, ठीक है। तो गिवन n के लिए l की वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती है और वैसे इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ओके। और देखो मैंने यहाँ क्या बताया आपको कि किसी मुख्य कोष में उपस्थित उपकोष के बारे में बताती है कि अगर l = 0 है तो इसका मतलब s उपकोष है, l = 1 है तो p उपकोष है, 2 है तो d उपकोष है, 3 है तो f उपकोष है और 4 है तो g उपकोष है। चलो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डिस्कस करवा देता हूँ। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या है, 4 पार्ट दिए हुए हैं, हर एक पार्ट में आपको n और l की वैल्यू दी हुई है। तो कहता है कि s, p, d और f संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताइए। यानी इसमें आपको कक्षक बताना कौन सा है। तो n = 2 है, l = 1 है। तो देखिए कि l की वैल्यू क्या क्या बताई थी मैंने, 0 1 2 3 4। तो जो उपकोष है वो s, p, d, f, g कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो देखिए अगर s उपकोष के अंदर कोई कक्षक है तो वो s कक्षक ही कहलाएगा। p उपकोष के अंदर अगर जितने भी कक्षक हैं वो क्या कहलाएंगे, p कक्षक कहलाएंगे, ठीक है। px, py, pz इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से d उपकोष के अंदर जो कक्षक है वो d कक्षक कहलाएंगे, ओके, समझ गए बात को। तो अब इस तरह से हमें ये 2 क्वांटम संख्याएं दे रखी है, इन दोनों क्वांटम संख्याओं से रिप्रेजेंट होने वाले कक्षकों के नाम बताने हैं आपको SPDF में। तो n = 2 है तो 2 तो अपन सीधा ही लिख दिया, ठीक है। क्या पार्ट हम कर रहे हैं, l = 1, l = 1 के लिए p, तो ये 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा पार्ट देखिए इसका, n = 4 तो 4 तो सीधा ही लिख दो और l = 0 इसका मतलब s, ये 4s को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखिए n = 5 और l = 3 है, 3f हो गई, ठीक है, ये 5f को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट फोर्थ पार्ट जो है 3 और l = 2 है तो 2 के लिए d यूज करते हैं तो 3d हो गया, ओके। ये आंसर होगा, बस बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हमारे सामने है ये। अब देखिए इसी तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि SPDF संकेतन का निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षकों को बताइए। तो n = 1 है तो 1, l = 0 तो s 1s हो गया, ये n = 3, l = 1 के लिए p हो गया, n = 4 और l = 2 है तो 0 1 2 s p d हो गया, 4d हो गया, ओके। और n = 4 और l = 3 SPDF, ये 4f हो गया, ओके। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखिए आगे ये क्वेश्चन हमारे पास कि n = 4 से संबंधित कितने उपकोष हैं। उपकोष कौन बताएगा, l बताएगा। और यहाँ पर n = कितना देती है, 4 और l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, यानी l की वैल्यू यहाँ पर होगी 0 से लेकर के n-1 यानी 4 - 1 3 तक होगी, 0 1
2 3 तक। ठीक, तो कितनी वैल्यूज होगी 1 2 3 4, यानी एस पी डी और एफ 4 उपकोष होंगे बस। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर कहने का मतलब ये कि नाभिक है, ये पहला मुख्य कोष है, ये दूसरा मुख्य कोष है, ये तीसरा, और चौथा मुख्य कोष जब आएगा तो उसमें उपकोष कितने होंगे 4 होंगे, 1 2 3 और 4, यानी एस पी डी और एफ। इसी तरह से अगर तीसरे में पूछे तो तीसरे में 3 उपकोष होंगे, दूसरे में पूछे तो 2 ही उपकोष होंगे, यानी n = 1 है तो 1 उपकोष, n = 2 है तो उसमें 2 उपकोष है, n = 3 है तो 3 उपकोष है, n = 4 है तो उसमें 4 उपकोष है। ओके, अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, इसमें स्पिन क्वांटम नंबर का जिक्र आता है। ठीक है, अब आगे ये देखिए कि कहता है किस निम्नतम n मान द्वारा जी कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम n = 1 लेते हैं तो l की सिर्फ एक ही वैल्यू है 0, n = 2 लेते हैं तो l की 2 वैल्यूज है 0 और 1, n = 3 लेते हैं तो l की 3 वैल्यूज है 0 1 और 2, n = 4 लेते हैं तो l = 0 1 2 और 3। तो यहाँ पर n = 1 के लिए सिर्फ एक s कक्षक ही होगा, n = 2 में देखिए s और p 2 कक्षक हो सकते हैं, n = 3 में s p d। ठीक है, 3 उपकोष हो सकते हैं, तीनों ही इस नाम के उपकोष होंगे तो कक्षक भी इन्हीं नामों के होंगे ना, और n = 4 है तो उसमें s p d और f ये उपकोष ये कक्षक होंगे। ठीक, तो अब ये कहता है कि जी कक्षक n के किस निम्नतम मान के लिए आएगा। जैसे p कक्षक आता है n = 2 के लिए, n = 1 में p नहीं आता, d आता है n = 3 के लिए कम से कम, 2d पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो क्योंकि n = 2 है तो l के तो 2 ही मान पॉसिबल है जो कि s और p दोबारा रिप्रेजेंट होते हैं, तो जैसे 2d पॉसिबल नहीं है, इसी तरह से 3f भी पॉसिबल नहीं है, 4 में जाकर के f आता है, तो g कहाँ आएगा कम से कम, तो f के बाद g आएगा, तो l = 0 1 2 3 4 कम से कम चाहिए, यानी s p d f g। अब ये वैल्यू कब आएगी, l = 4 कब आएगा, जब n = 5 होगा, क्योंकि l की वैल्यू n-1 हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि n = 5 के लिए कम से कम n = 5 के लिए जी कक्षक का अस्तित्व होगा, उसके बाद वालों में तो सभी में आपको जी कक्षक मिलेगा। ओके, अब तीसरा आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, या जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। इसको m से डिनोट करते हैं, और बहुत बार हम इसको m और इसके सबस्क्रिप्ट में l लगा देते हैं, ऐसे ml। ठीक, तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उपकोष में कक्षकों की संख्या बताएगी, किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या, और कुल कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है, 2l + 1 के बराबर होती है। ठीक, यानी m के कुल स्वीकृत मान जो है 2l + 1 हो सकते हैं, और m के जो मान है वो -l से लेकर के 0 से होते हुए +l तक, यानी -l से लेकर के +l तक सारे इंटीजर जो है वो m के मान होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर l = 0 है तो m के मान जो है वो सिर्फ एक ही होगा 0, क्योंकि 0 का नेगेटिव भी 0 ही होता है, पॉजिटिव भी 0 ही होता है। और l = 1 है तो m के जो मान है वो -l यानी -1 से लेकर के +1 तक सारे इंटीजर, तो बीच में एक ही इंटीजर आता है। ठीक है, और l = 2 है तो m की वैल्यू जो है -2 से लेकर के +2 तक सारे इंटीजर, यानी -2 -1 0
+1 और +2, ऐसे 5 वैल्यूज आएंगी। अगर कुल वैल्यू देखें तो 2l + 1 के बराबर ही तो है। l की वैल्यू 0 रखो, 2 × 0 0 + 1 1 वैल्यू देखो, एक वैल्यू है। l = 1 है तो 2 × 1 + 1 3 हो गया। तो देखो 1 2 3 वैल्यूज है तो सही, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे। दूसरा ये बताता है कि कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास, ठीक है। अभिविन्यास और आकार में मैंने आपको अंतर बता ही दिया था। ओके, ये कौन बताएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगी। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का उसके एक्स पर जो परचक्रण होता है, स्पिन होती है, उसके बारे में बताता है। इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, +12 और -12। ऊपरी परचक्रण के लिए +12 और निचले परचक्रण के लिए -12 होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक कक्षक के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन संभव है, ठीक। लेकिन दोनों की स्पिन क्या होगी, परचक्रण क्या होगा, एक दूसरे से विपरीत होगा। एक का ऊपरी परचक्रण होगा तो दूसरे का जो है निचला परचक्रण होगा। तो ये जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है ना, इस तरह से नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो इसके चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने एक्स पर भी घूमता है कि अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा ना तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, तो इनको ऐसे दर्शा देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे एरो करके 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में हम दिखा देते हैं, ठीक। तो एक ऑर्बिट के अंदर, एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों के परचक्रण क्या होगा, अपोजिट होगा, एक दूसरे से विपरीत होगा। तो यहाँ पर बात याद रखें कि n का मान 1 से शुरू होता है और आगे सारे पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। l का मान जो है वो 0 से n-1 तक होता है, यानी n कभी भी l के इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। l से हमेशा छोटा रहेगा, ये l इज ऑलवेज लेस देन n, ओके। लेकिन 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा। और m की जो वैल्यू है वो -l से लेकर के +l तक के सारे पूर्णांक जो है वो होंगे, उसमें 0 भी शामिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि m का मान जो है वो l से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, और n से बड़ा भी नहीं हो सकता। और नेगेटिव में भी अगर वैल्यू देखें तो निशान छोड़ करके जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, सिर्फ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी l से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर l = 3 है तो m की वैल्यू जो है -3 से लेकर के +3 के बीच में कोई भी मिल सकती है, कोई भी पूर्णांक मिल सकती है, लेकिन -4 नहीं मिलेगी इसकी, ओके। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको जानकारी दी उसी के आधार पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। कहता कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या में से कौन से मान संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको 6 पार्ट दे रखे हैं, हर एक पार्ट में आपको 4 क्वांटम संख्याओं का सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी क्वांटम संख्या का जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट में देखिए n = 0, l = 0, l = 0 और ms = ½। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए क्या n का मान 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान जो है 1 से स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, मुख्य क्वांटम संख्या जो 1 से शुरू होती है, ठीक है। इसलिए ये जो है क्वांटम संख्याओं का ये सेट जो है पॉसिबल नहीं है। दूसरे में देखिए n = 1 पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। l का मान देखो, l का मान 0 से लेकर के n-1 यानी 0 से 1-1 0 तक हो सकता है, तो ये 0 है ही पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और m का मान जो है -L2 +L होता है थ्रू 0, तो यहाँ 0 है तो एक मान ही रहेगा 0, जो ठीक है। और ms यानी स्पिन क्वांटम संख्या +12 हो सकती है, -12 हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल है। तो चारों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस इज ओके, ठीक है, ये मान संभव है, ठीक।
अब इन्होंने पूछा संभव नहीं है, तो ये पहला जो है वो संभव नहीं है, दूसरा संभव है। और तीसरे में देखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन l इज इक्वल टू 1 दे दिया इन्होंने। n इज इक्वल टू 1 के लिए सोच के देखो कि l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1। तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो 0 से 0 तक ही होना चाहिए, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गई, तो ये मान संभव नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 2 में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 2 है तो 2 से छोटा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और m जो है वो l से भी छोटा है, या -1 से +1 के बीच में कुछ होना चाहिए, वही है ये। और स्पिन क्वांटम संख्या की वैल्यू भी -12 है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये संभव है। ठीक, अब यहाँ देखो फिर से n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 3, क्या ये बात जैसी? और फिर ऊपर से ये भी -3। ठीक, तो अब ये देखो कि n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू जो 3 से कम रहेगी, यानी 2 तक ही रह सकती है। जब ये 2 तक रह सकते तो ये -2 से +2 तक ही रहेगी। ठीक है, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। ओके, और अगले में देखो कि n इज इक्वल टू 3 ठीक है, l इससे छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, l 1 है तो m की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, -1 से +1 तक या उसके बीच में होनी चाहिए जो पॉसिबल है। और ms की वैल्यू +12 या -12 होनी चाहिए, वो भी ठीक है। तो ये चीज क्या है, संभव है, ये सेट जो है वो संभव है। ओके, अब देखिए इसी तरह का एक और MCQ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -2 एंड s इज इक्वल टू 0। अब इन पहले 3 में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन s इज इक्वल टू 0 दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, क्योंकि s की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, +12 या -12। अगले में देखो कि n और l दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वांटम संख्याओं का समूह जो है मान्य नहीं है। अगले में फिर वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, n और l की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो इसका मतलब ये भी मान्य नहीं है। अब डी पार्ट में देखिए n इज इक्वल टू 4 है, l की वैल्यू 4 से कम है, m की वैल्यू -3 से +3 तक या उसके बीच में है बिल्कुल, और s इज इक्वल टू +12 है, तो इसमें फोर्थ क्वांटम संख्या जो है पॉसिबल है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो और प्रैक्टिस करने हैं, मैंने नोट्स में भी दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब देखिए कि यहाँ पर एक MCQ है और मेरे पास, देखिए कि ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कहता है कि 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या है, अब 4f है। ठीक, अब 4f है तो n देखिए कितना हो गया यहाँ से 4, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, और ये s p d f, तो l इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, तो देखो ये पहले 3 में n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब l इज इक्वल टू 3 है तो सोच के देखिए क्या m की वैल्यू -4 हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि -3 से +3 के बीच में मिलेगी, या -3 से +3 और बीच के सारे इंटीजर, उनमें से कोई एक वैल्यू मिल सकती है, लेकिन ये -4 है, उस रेंज में तो आता नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से l इज इक्वल टू 3 है तो m इज इक्वल टू +3 तक मैक्सिमम हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ +4 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, ये फर्स्ट बच गया, और आप देख भी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों ऑप्शन में। ओके,
अब देखिए सेम टू सेम ऐसे मैंने कुछ और एमसीक्यूज दिए हुए हैं, लेकिन इस एमसीक्यू में खास बात क्या है कि इसमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। जैसे 4 विकल्प दे रखे हैं, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रॉनों के निम्नलिखित युग्मों में से समभ्रंश कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समभ्रंश या डिजेनरेट कक्षक कौन से होते हैं इसका अर्थ समझिए कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि पी उपकोष है। क्या है? पी उपकोष है। पी उपकोष में 3 कक्षक पॉसिबल है। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक, तो इन उपकोषों में आपको पता है कि इन कक्षकों में एक कक्षक में आपको पता है कि कक्षक कोई भी हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, 2 4 और 2 6। तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो एक ही उपकोष के कक्षकों में है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? समभ्रंश कक्षक कहलाएंगे। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास डी उपकोष है, डी उपकोष के अंदर 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है। ठीक, तो इन 500 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो समभ्रंश होंगे, डिजेनरेट होंगे। यानी एक ही उपकोष के कक्षक जो है ना, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समभ्रंश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, तो कहता है और ये जो कक्षक है समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। तो आप ये बात तो समझ ही गए हैं कि एक ही उपकोष के जो कक्षक हैं वो क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। और उन कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और समभ्रंश इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो उसी के आधार पे आपने आंसर देना है कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनों के निम्नलिखित युग्मों में समभ्रंश कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के युग्मों को पहचानिए। तो देखिए यहाँ n=3, n=3, यानी मुख्य कोश सेम, उपकोष सेम। ठीक, उपकोष सेम है तो देखिए कि यहाँ पर ये अलग ऑर्बिटल है, ये अलग ऑर्बिटल, लेकिन उपकोष सेम है। अगर उपकोष सेम है तो इसका मतलब ये क्या है? समभ्रंश है। तो एक तो पहला पॉसिबल है, लेकिन हमें ऊपर क्या दे रखा है कि इसमें 1, 2 या इससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। तो एक तो विकल्प सही हमें ये मिल गया। अब अगले में देखो कि यहाँ पर n=4, n=3, जब मुख्य कोश ही अलग हो गया, मुख्य कोश ही अलग हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये डिजेनरेट हो ही नहीं सकता, ये समभ्रंश हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये मुख्य कोश ही अलग हो गया तो आगे जो उपकोष है वो तो अलग अलग होनी ही है। अब इसमें देखो कि n=3, n=3, मुख्य कोश सेम, लेकिन उपकोष अलग हो गया। उपकोष अलग हो गया तो फिर समभ्रंश हो ही नहीं सकता। ओके, यहाँ देखो मुख्य कोश सेम और उपकोष देखो, उपकोष भी सेम। उपकोष सेम है तो आगे बस ये चेक कर लो कि पॉसिबल है कि नहीं, ये वैल्यूज पॉसिबल है। तो इसका मतलब एक ये भी जो है समभ्रंश कक्षकों से संबंधित इलेक्ट्रॉनों का युग्म है। ठीक है, अब देखिए आगे एक आसान सा क्वेश्चन है। कहता किसी एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए n, l और m के संभव मान बताइए। अब 3D है तो n=3 हो गया और l=0, 1, 2 SPD, d=2 हो गया और m का जो मान है वो -2, -1, 0, +1 और +2 में से कोई एक। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इनमें से कोई एक जो इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू हो सकती है। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया कि 2p इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें चक्रण क्वांटम संख्या s=-12 है। अब 2p है, 2p का मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है। कौन सा? 2px, 2py और 2pz। क्योंकि अगर p हो गया ना तो l की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू -1, 0 और +1, यानी 3 ही m की वैल्यू पॉसिबल है। तो 3 ही इसमें ऑर्बिटल जो है px, py और pz, 3 ही कक्षक पॉसिबल है। ठीक है, तो 2px, 2py, 2pz, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, तो
तो -हाफ स्पिन वाले 1 2 3 रहेंगे, 3 + हाफ वाले रहेंगे। तो इसमें डी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कहता है कि यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। हर एक पार्ट में आपको 2-2 कक्षक दे रखे हैं। उन कक्षकों को कंपेयर करके आपने बताना है कि किस कक्षक में जो है नाभिक या आवेश जो है, यानी नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उस पर धन आवेश होता है, और यहाँ पर ऑर्बिटल मान लिया कोई भी, और उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का आपस में अट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो जितना ज्यादा आकर्षण होगा ना उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि दूरी कितनी है, जितनी कम दूरी होगी उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि 2s और 3s। 2s का मतलब है कि ये दूसरे कोष में है, 3s का मतलब तीसरे कोष में, n = 2 और इसके लिए n = 3। और ये मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? मुख्य कोष को रिप्रेजेंट करती है। तो नाभिक जैसे यहाँ हो गया n = 1 यहाँ, n = 2 यहाँ, n = 3 यहाँ। तो सिंपल सी बात है कि n = 2 जो है वो 3 के बजाय नजदीक पड़ेगा। अगर ये नजदीक पड़ता है तो इस पर नाभिकीय आवेश जो है वो अधिक प्रभावी होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 2s आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो समस्या का समाधान हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट में देखो अब क्या होता है कि 4d एंड 4f, n = यहाँ पर भी 4 है, n = यहाँ पर भी 4 है। अब तो फैसला नहीं हो पा रहा, ठीक है, दूरी के हिसाब से। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको, एक होती है पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, अर्थात कि कौन सा कक्षक ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेटिंग का अर्थ अगर आप समझो तो जैसे मान लीजिए कोई एक कक्षक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से अंदर से बाहर जा सके, बाहर से अंदर जा सके जितना आसानी से, वो उतना ही ज्यादा भेदक होता है। ठीक है, तो उतना ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि डी जो है ना वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग है एफ की बजाय। तो जो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होगा उस पर जो है यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश है वो अधिक होगा। तो क्योंकि 4d, वैसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या वो तो आपको कोई कुछ नहीं बता रहे, लेकिन अब यहाँ पर आपको इसका देखना है कौन सा ज्यादा भेदक है। डी ज्यादा भेदक है। ठीक है, डी ज्यादा भेदक है तो इसका मतलब 4d जो है उस पर अधिक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश रहेगा। और सिमिलरली 3d और 3p, इन दोनों के लिए n कंपेयर करें तो n दोनों के लिए सेम है। तो अब क्या है, ये देखना है कि कौन सा जो कक्षक है वो ज्यादा भेदक होता है, d और p में से। d और p में से p ज्यादा भेदक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3p आ जाएगा। ओके, तो p सबसे ज्यादा भेदक होता है इन तीनों को कंपेयर करता है, d उससे कम और f उससे कम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल, जो क्वांटम संख्याओं से हमें जानकारी मिलती है ना, उन्हीं पे आधारित होते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या आपको क्या देता है? मुख्य क्वांटम संख्या जो है आपको कक्षक की ऊर्जा एवं माप देता है, यानी एनर्जी की बात करें तो कौन देगा? मुख्य क्वांटम संख्या देगा। और दिगंशी क्वांटम संख्या जैसे मैंने आपको बताया कक्षक का आकार जो है, जनरल साइज जो है कौन देता है? दिगंशीय क्वांटम संख्या देती है। और अभिविन्यास की बात हो तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, और प्रचक्रण की बात हो तो प्रचक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, तो इनके चारों के आंसर ये जो ठीक मिलान करके आंसर भी मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर नोट्स में आपको कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनके नीचे इनके आंसर भी मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। और
आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल आपका कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।